बैंक एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप हमारे साथ सेटलमेंट कर लो। तो जब भी लोन की सेटलमेंट होती है उस केस में भी आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। लेकिन जब हम लोन की सेटलमेंट करते हैं उस सिबिल स्कोर को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुधारा जा सकता है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम, अगर मान लो किसी भी लोन की सेटलमेंट हुई है, उस केस में कैसे हम अपना सिबिल स्कोर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इंप्रूव कर सकते हैं, कौन से हमें लोन्स लेने चाहिए। क्योंकि जनरली जब आपका सिबिल स्कोर खराब होता है तो उस केस में कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देता। तो ऐसे केस में हमें कौन से लोन्स लेने चाहिए, क्या प्रोसेस फॉलो करने चाहिए, सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इन सब के अलावा सबसे जरूरी चीज, अगर किसी का सिबिल स्कोर ठीक है तो उस केस में उसे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका सिबिल स्कोर कभी भी खराब ना हो। तो इस वीडियो में सिबिल स्कोर से जुड़ी हुई एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करें, सिबिल स्कोर जरूरी क्यों है। देखो बेसिकली ये जो एक नंबर बनाया गया है, ये सिबिल स्कोर, ये क्यों जरूरी है, बैंकों के लिए क्यों जरूरी है। देखो जनरली जब भी कोई एक कस्टमर बैंक में जाएगा, जब भी मान लो कोई भी कस्टमर बैंक में और ये बोलते हैं कि मुझे लोन चाहिए, अब बैंक कैसे चेक करेगा कि मैं इस कस्टमर को लोन दूं या ना दूं। तो ऐसे केस में बैंक क्या, मान लो मैं आपके पास आया कि आप मुझे कुछ पैसा दे दो, तो आप मेरे अंदर क्या चीज देखोगे। पहली चीज तो ये देखोगे कि क्या भविष्य में, ठीक है, मैं अगर आज इस व्यक्ति को पैसा दे भी देता हूं, यानी आप मुझे पैसा दे भी दो, तो आप मेरे अंदर यही चीज चेक करोगे कि फ्यूचर में मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज आप ये भी चेक करोगे कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, यानी मेरी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको आके कह रहा हूं कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन दे दो और मेरी जो सैलरी है वो है 5,000 रुपए पर मंथ। तो ऐसे केस में तो सिंपली आप मुझे डिनाई कर दोगे कि मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। तो ऐसे केस में बैंक भी कस्टमर के अंदर यही दो चीजें चेक करते हैं। पहली चीज कि कस्टमर की विलिंगनेस है पैसा देने की, यानी फ्यूचर में आज मैं कस्टमर को पैसा दे भी दूं तो बैंक यही सोचता है कि उसकी विलिंगनेस है, भविष्य में मुझे मेरा पैसा वापस लौटाएगा। और दूसरी चीज कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। तो ऐसे केस में ये जो दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये बैंक के पास, खुद के पास तो होंगे नहीं क्योंकि बैंक तो आपको जानता नहीं, तो बैंक पहुंच जाता है सिबिल के पास। सिबिल के पास पहुंचकर बैंक ये बोलता है कि ये कस्टमर है, ये इसका पैन कार्ड है, आप इसके पैन कार्ड से चेक करो इसकी पूरी की पूरी क्रेडिट हिस्ट्री कि पास्ट में इसने कोई लोन लिया था या नहीं लिया था। अगर लिया था तो कितनी ईएमआई इसने डिफॉल्ट की, अगर डिफॉल्ट नहीं की तो कितनी ईएमआई ऐसी हैं जो इसने टाइम पर नहीं भरी। कई बार क्या होता है कि मान लो कोई ईएमआई है जो हमें 1 जनवरी को भरनी होती है, लेकिन हम ईएमआई भरते हैं 1 फरवरी को या 1 मार्च को। तो जब आप ईएमआई लेट भरते हो तो वो भी आपका सिबिल स्कोर खराब करती है। एक एक पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये जो पूरी की पूरी जन्म कुंडली है, यानी किसी भी कस्टमर की क्या क्रेडिट वर्दीनेस है, ये पूरी रिपोर्ट मिलती है सिबिल के पास। अब ये सिबिल के पास पूरी रिपोर्ट कैसे मिलती है, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें चलना होगा हिस्ट्री के अंदर। ये कहानी शुरू होती है साल 1994 में, जब पहली बार आरबीआई ने बैंकों को यह कहा कि कोई भी आपका ऐसा कस्टमर अगर वो 1 करोड़ रुपए से बड़े अमाउंट का लोन डिफॉल्ट करता है तो उसकी रिपोर्ट यानी कंप्लीट डिटेल आप भेजोगे ट्रांस यूनियन सिबिल के पास। ऐसा आरबीआई ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि आरबीआई को ऐसा लगता था साल 1994 में कि अगर कोई एक ऐसा बड़ा कस्टमर जो बड़ा लोन डिफॉल्ट कर दे, ताकि भविष्य में वो कोई नया बड़ा लोन डिफॉल्ट ना करे, उससे बचने के लिए आरबीआई ने ये बोला कि 1 करोड़ से बड़ी अमाउंट का अगर कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट करता है तो उसकी ही सिर्फ रिपोर्ट आपको ट्रांस यूनियन सिबिल को भेजनी। फिर साल 1999 आते आते आरबीआई ने यह कहा कि जब लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक रिकवर भी करता है। बैंक के एम्प्लॉयज को पता चल जाता है कि ये लोन जानबूझ के डिफॉल्ट किया गया है या फिर हो सकता है कई बार बिजनेस फेल हो जाता है, किसी मजबूरी की वजह से डिफॉल्ट हुए। तो अगर आरबीआई ने कहा कि अगर जो लोन है अगर वो विलफुल डिफॉल्ट है, यानी जानबूझ के डिफॉल्ट किया गया, तो अगर उस लोन की अमाउंट 25 लाख रुपए से ज्यादा है तो बैंकों को यह रिपोर्ट करना होगा ट्रांस यूनियन सिबिल के पास। और अगर मान लो ठीक है किसी मजबूरी की वजह से आपने कोई फैक्ट्री लगाई नहीं चली, तो मान लीजिए उस केस में अगर 1 करोड़ से बड़ी अमाउंट है, वही सेम प्रोसेस, तो फिर आपको ट्रांस यूनियन सिबिल को रिपोर्ट करना होगा। फिर साल 2002 आते आते आरबीआई ने यह कहा चाहे लोन की अमाउंट 100 रुपए ही क्यों ना हो, अगर कोई भी ऐसा कस्टमर जो बैंक का लोन डिफॉल्ट कर रहा है उसकी रिपोर्ट आपको करनी है ट्रांस यूनियन सिबिल के पास। अब ये जो ट्रांस यूनियन सिबिल है, बेसिकली मैं भी आपको समझाता हूं, ये जो सिबिल है ये एक तरह से एस्टेब्लिश, मतलब आप नहीं कह सकते, बट स्टार्ट हो गया था 2000 के अंदर, यानी ईयर 2000 के अंदर। लेकिन ये जो ढंग से इनकॉर्पोरेट हुआ था, यानी ढंग से इसने फंक्शनिंग स्टार्ट की थी साल 2004 के अंदर। अब इस केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और ट्रांस यूनियन, ये 3 कंपनीज हैं जिसका 40% स्टेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास था, 40% स्टेक HDFC बैंक के पास था और 10% स्टेक ट्रांस यूनियन कंपनी के पास था। यानी इन्होंने मिलकर इस सिबिल की फॉर्मेशन की थी, यानी इन